राधे राधे आप सभी को। आज हम सेक्शन 41 डिस्कस करेंगे। देखो, जो सेक्शन 41 है ये केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में सेक्शन का कहीं भी कोई यूज नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिसडिक्शन। A final judgment, order or decree of a competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character, or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely, is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant. तो क्या कहता है ये सेक्शन? कॉम्पिटेंट कोर्ट का फाइनल जजमेंट, फाइनल डिक्री या फाइनल ऑर्डर प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो क्या कर रहे हैं, यानी जो फाइनल जजमेंट या फाइनल डिक्री या फाइनल ऑर्डर है, ये क्या कर रहे हैं? या तो कन्फर कर रहे हैं या टेक अवे कर रहे हैं। यानी जो या तो किसी पर्सन को लीगल कैरेक्टर दे रहे हैं या किसी पर्सन से लीगल कैरेक्टर ले रहे हैं, या जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई पर्सन किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल्ड है या किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल्ड है, और वो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एंटाइटल नहीं है बल्कि एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड है, यानी सबके अगेंस्ट वो पर्सन एंटाइटल्ड है। तो ये जो जजमेंट डिक्री ऑर्डर है ये रेलेवेंट हो जाएंगे कब? जब लीगल कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस या किसी पर्सन का किसी थिंग को लेकर टाइटल रेलेवेंट है। ओके, हो सकता है एक बार में क्लियर ना हुआ होगा आपको, तो चलिए एक बार और रीडिंग दे लेते हैं इसकी। अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट का फाइनल जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या फाइनल डिक्री इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी जुडिक्शन, यानी प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी की जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो क्या कर रहे हैं, यानी जो फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री है, ये क्या कर रहे हैं? कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर, यानी या तो ये कन्फर कर रहे हैं या फिर टेक अवे कर रहे हैं। दैट मीन्स जो या तो किसी पर्सन को लीगल कैरेक्टर दे रहे हैं या फिर किसी पर्सन से लीगल कैरेक्टर को ले रहे हैं, और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर, या जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई पर्सन किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल्ड है, और टू बी एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग, या किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल्ड है। ओके, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वो पर्सन एंटाइटल नहीं है बल्कि एब्सोल्युटली है, यानी पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट वो एंटाइटल्ड है। इज रेलेवेंट कब? व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल कैरेक्टर और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रेलेवेंट। तो ये जो जजमेंट डिक्री ऑर्डर है ये रेलेवेंट हो जाएंगे कब? जब लीगल कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस या किसी पर्सन का किसी थिंग को लेकर टाइटल रेलेवेंट है। ओके, क्लियर हुआ आपको? कोई बात नहीं, मैं आराम से रुका हुआ हूं, एक बार इस सेक्शन की यहीं की रीडिंग दे लीजिए आप। ओके, चलें आगे। चलिए, तो देखो, नॉट एज अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, इससे हमें क्या पता लगता है? नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, इससे हमें यह पता लगता है कि जो जजमेंट है
जजमेंट इन रेम है एंड नॉट जजमेंट इन पर्सोनम। ओके, ये जजमेंट इन रेम क्या होता है और जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बताया सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स एक्रूड एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री केम इनटू ऑपरेशन। तो अब ये जो जजमेंट डिक्री ऑर्डर है ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि कोई लीगल कैरेक्टर जिसे जजमेंट डिक्री ऑर्डर कन्फर कर रहा है वो कब एक्रूड हुई थी, जब वो जजमेंट डिक्री ऑर्डर ऑपरेशन में आया था। इसी तरह नेक्स्ट है, इसे आप खुद से करोगे, दैट एनी लीगल कैरेक्टर टू विच इट डिक्लेयर्स एनी सच पर्सन टू बी एंटाइटल्ड एक्रूड टू दैट पर्सन एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री डिक्लेयर्स इट टू हैव एक्रूड टू दैट पर्सन। ओके, सेम पहले वाले की तरह आप इसको खुद से करना। थर्ड क्या कहता है जी, दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट टेक्स अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन सीज्ड एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री डिक्लेयर्ड दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज। यानी कोई लीगल कैरेक्टर जो जजमेंट डिक्री ऑर्डर किसी पर्सन से ले रहा है वो कब से सीज मानी जाएगी, उस टाइम से जब जजमेंट डिक्री ऑर्डर डिक्लेयर कर रहा है दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज। एंड फोर्थ पॉइंट इज and that anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment order decree declares that it had been or should be his property। तो अभी जो फोर्थ वाला है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसको भी आप खुद से करोगे। ओके, अच्छा आप एक बात समझ लो, आप यहां पर ये जो सेक्शन है ना ये केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए भी केवल इसका पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली जो पीटी से रिलेटेड इस सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं वो केवल फर्स्ट पैराग्राफ से ही बनते हैं। तो इस पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उन सबको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। A judgment to be relevant under section 41 must be number 1 of a competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, and second it must confer upon or take away from any person any legal character or to be entitled to any specific thing not as against any specified person but absolutely। तो आगे इन्होंने बताया कि सेक्शन 41 के अंदर जजमेंट सिर्फ तभी रेलेवेंट होगी अगर वो जजमेंट डिक्री या ऑर्डर कॉम्पिटेंट कोर्ट की है, प्लस वो जजमेंट डिक्री ऑर्डर फाइनल है, प्लस जो जुडिक्शन है वो कौन सी है, जुडिक्शन ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी। एंड सेकेंड इज, अब वो जजमेंट डिक्री या ऑर्डर या तो किसी पर्सन को लीगल कैरेक्टर को कन्फर कर रही है या फिर किसी पर्सन से लीगल कैरेक्टर या स्पेसिफिक थिंग का एंटाइटलमेंट ले रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट। ठीक है ना, अच्छा प्रोबेट जुडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोबेट जुडिक्शन मीन्स जुडिक्शन रिलेटिंग टू विल। ठीक है, जुडिक्शन रिलेटिंग टू विल। मैट्रिमोनियल का मतलब रिलेटिंग टू मैरिटल टाइज, शादी से संबंधित। एडमिरल्टी मतलब रिलेटिंग टू वॉर। इंसॉल्वेंसी मतलब व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। ओके, तो इन चारों जुडिक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया क्रिएट हो गया कि जो प्रोबेट जुडिक्शन है वो विल से रिलेटेड होती है, मैट्रिमोनियल मीन्स मैरिटल टाइज से संबंधित, एडमिरल्टी मीन्स वॉर से संबंधित एंड इंसॉल्वेंसी मीन्स रिलेटिंग टू बैंकरप्ट। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं।
The judgment in rem is conclusive proof only for showing that the judgment has conferred a legal character, or that it has declared that the person has such a legal character, or that it has declared that the legal character of a person which subsisted had ceased to exist. ओके तो इस चीज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। जो सेकंड पैराग्राफ था सेक्शन का, ये वाला, इसी पैराग्राफ को यहां पर इन्होंने समराइज करके दिया हुआ है। ओके आगे चलते हैं। जजमेंट पेंडेंसी ऑफ, फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 41 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अ जजमेंट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड. Mere pendency of two proceedings, whether civil or criminal, by itself would not attract the provision of section 41. तो आगे इन्होंने क्या बताया जी, सेक्शन 41 के प्रोविजन को अट्रैक्ट करने के लिए जजमेंट का प्रोनाउंस करना जरूरी है। ओके यानी सेक्शन 41 केवल तभी अट्रैक्ट होगा जब जजमेंट ऑलरेडी डिलीवर या प्रोनाउंस किया जा चुका है। अगर दो प्रोसीडिंग केवल पेंडिंग है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, तो ये चीज सेक्शन 41 के प्रोविजन को अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस सेक्शन मेक्स सर्टेन जजमेंट्स नॉट ओनली रेलेवेंट अगेंस्ट स्ट्रेंजर बट मेक्स देम कंक्लूसिव ऑफ सर्टेन मैटर्स। यानी ये जो सेक्शन है ना केवल सर्टेन जजमेंट को स्ट्रेंजर के अगेंस्ट रेलेवेंट डिक्लेयर कर रहा है, बल्कि जजमेंट्स को कंक्लूसिव भी डिक्लेयर कर रहा है। Where the issue is whether a person is entitled to a legal character or to a specific thing, a previous judgment shall be relevant not only in suit or proceeding between the parties, rather it can be used against any person. तो आगे इन्होंने बताया जब इश्यू ये है कि क्या कोई पर्सन लीगल कैरेक्टर या स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल्ड है, तो जो प्रीवियस जजमेंट है वो ना केवल पार्टीज के बीच में सूट या प्रोसीडिंग में रेलेवेंट है, बल्कि इन प्रीवियस जजमेंट को किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। प्रोवाइजो, सच प्रीवियस जजमेंट वाज पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इट्स प्रोबेट, एडमिरल्टी, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब The section is based on the principle that the matter of social concern shall not be kept uncertain. That is, even if the legal character of a person or the title of a person to some party is primarily between the individual, but if the legal character or title is of such a nature that it concerns the whole society, then such legal character or entitlement is relevant as previous judgment. यानी ये जो सेक्शन है इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि सोशल कंसर्न के मैटर को अनसर्टेन नहीं रखना चाहिए। यानी अगर किसी पर्सन का लीगल कैरेक्टर या लीगल टाइटल इंडिविजुअल के बीच में है, पर अगर वो लीगल कैरेक्टर या लीगल टाइटल ऐसा है कि वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर जो लीगल कैरेक्टर या एंटाइटलमेंट है वो प्रीवियस जजमेंट के तौर पर रेलेवेंट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, अ डिक्री ऑफ डिवोर्स नॉट ओनली एनल्स द मैरिज बट रेंडर्स द पार्टी सिंगल। जैसे एक डिवोर्स की डिक्री ना केवल शादी को एनल डिक्लेयर करती है, बल्कि पार्टी का जो स्टेटस है उसे भी चेंज कर देती है, यानी सिंगल कर देती है, ना केवल सूट की पार्टीज के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके, यानी सपोज करके चलिए हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हो जाता है, तो अब जो हस्बैंड है वो केवल अपनी वाइफ के लिए ही डिवोर्स ही नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए जो हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस है वो डिवोर्स ही का होगा। ओके, तो जो सेक्शन में वर्ड गिवन था लीगल कैरेक्टर, इसका मतलब आपको क्लियर हुआ। लीगल कैरेक्टर जैसे कि स्टेटस ऑफ विडोहुड या स्टेटस ऑफ वाइफहुड। ओके, पत्नी का स्टेटस, विधवा का स्टेटस, ये सब क्या है? लीगल कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल, दिस सेक्शन डील्स विद जजमेंट इन रेम, दैट इज जजमेंट विच आर कंक्लूसिव नॉट ओनली अगेंस्ट द पार्टीज टू देम बट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड।
यानी ये जो सेक्शन है ये जजमेंट इन रेम से डील करता है जो ना केवल पार्टीज के अगेंस्ट कंक्लूसिव है बल्कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट कंक्लूसिव है। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं भी इस पूरे सेक्शन में वर्ड जजमेंट इन रेम नहीं दिया हुआ, लेकिन ये हमने कहां से पकड़ा, यानी ये जो जजमेंट इन रेम है ये कहां से इंप्लाइड है, इस लाइन से, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली। ओके, तो इस लाइन से हमें क्या पता लगता है कि जजमेंट इन रेम के बारे में बात की जा रही। ठीक है, आगे स्टेट करता है द सेक्शन डज नॉट यूज द एक्सप्रेशन जजमेंट इन रेम, इट इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ सर बार्न्स पीकॉक इन कन्हैया लाल वर्सेस राधाचरण। ये जो सेक्शन है कहीं भी वर्ड जजमेंट इन रेम को यूज नहीं करता, और ये किस जजमेंट पे बेस्ड है, कन्हैया लाल वर्सेस राधाचरण की जजमेंट पे। ओके, आगे चलते हैं। स्कोप, द जनरल रूल इज दैट अ पर्सन इज नॉट बाउंड बाय अ ट्रांजैक्शन टू विच ही वॉज नॉट अ पार्टी। तो जनरल रूल क्या है जी कि एक पर्सन उस ट्रांजैक्शन से बाउंड नहीं होता जिसका वो पार्टी नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम रेस इंटर आलियास एक्टा ऑल्टर इनोकेयर नॉन डेप्ट, मीनिंग दैट अ मैटर ट्रांजैक्शन बिटवीन वन सेट ऑफ पर्सन ऑट नॉट टू इंजर और अफेक्ट अनदर पर्सन। यानी ये जो जनरल रूल है ये किस मैक्सिम पे बेस्ड है, इस मैक्सिम पे। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक मैटर जो ट्रांजैक्ट हुआ है दो लोगों के बीच में वो किसी थर्ड पर्सन को या अनदर पर्सन को इंजर या अफेक्ट नहीं कर सकता। अंडर सेक्शन 41 जजमेंट इन रेम आर वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन सेक्शन 41 में जजमेंट इन रेम इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। जो सेक्शन 41 है वो रेस इंटर आलिया इस मैक्सिम से डील नहीं करता, बल्कि सेक्शन 41 इस मैक्सिम का एक एक्सेप्शन है। द अदर एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, जो और एक्सेप्शन है वो सेक्शन 42 में प्रोवाइड कर रखे हैं। द रीजन इज दैट पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट मैटर ऑफ सोशल स्टेटस शुड नॉट बी लेफ्ट इनटू कॉन्टिन्यूअल डाउट। तो रीजन क्या है जी कि पब्लिक पॉलिसी ये कहती है कि सोशल कंसर्न के जो मैटर है उन्हें कंटिन्यूअल डाउट में नहीं रखना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। द वर्ड फाइनल जजमेंट डज नॉट मीन नॉन अपीलेबल। फाइनल जजमेंट का मतलब नॉन अपीलेबल नहीं है, दैट मीन्स इस जजमेंट से अपील लाई कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट, इट इंक्लूड्स अ फॉरेन कोर्ट। द एक्सप्रेशन मीन्स द कोर्ट ऑफ एनी कंट्री विच इज कॉम्पिटेंट टू पास अ जजमेंट इन रेम। कॉम्पिटेंट कोर्ट में फॉरेन कोर्ट भी इंक्लूड होगी। कॉम्पिटेंट कोर्ट मीन्स किसी भी कंट्री की कोर्ट जो जजमेंट इन रेम पास करने में कॉम्पिटेंट है। ओके, अब इसकी और रीडिंग दे लेते हैं एक बार। मैट्रिमोनियल जुडिक्शन, कोर्ट्स इन इंडिया आर इन्वेस्टेड विद मैट्रिमोनियल जुडिक्शन अंडर वेरियस स्पेशल इनेक्टमेंट। तो कौन कौन से हैं जी, आइए देख लेते हैं इनको। इंडियन डिवोर्स एक्ट, इंडियन क्रिश्चियनिटी मैरिज एक्ट, द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट एक्सेट्रा। ओके, तो देखो ये था हमारा सेक्शन 41। सेक्शन 41 केवल और केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। ठीक है, तो अननेसेसरी मेंस के लिए इस पे अपना टाइम डिवोट ना करें, और पीटी के लिए भी केवल पहला पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो लाइन है कि ये जो जजमेंट डिक्री और ऑर्डर है ये कंक्लूसिव प्रूफ है ये। ठीक है, बाकी जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी बस एक बार आप रीडिंग दे लेना। तो चलिए पीटी से रिलेटेड पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री, तो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कैसी होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए। ओके, वर्ड फाइनल इज इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। इन द एक्सरसाइज ऑफ विच जुडिक्शन, प्रोबेट,
मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी और इंसॉल्वेंसी। ये चारों जुडिक्शन भी आपको याद होनी चाहिए, जो या तो दे रही है या फिर ले रही है, कन्फर्स और टेक्स अवे किसी भी पर्सन से किसी भी लीगल कैरेक्टर को, या फिर डिक्लेयर कर रही है किसी भी पर्सन को कि ये जो पर्सन है किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल्ड है या किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल्ड है। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन बट एब्सोल्युटली, यानी जजमेंट इन रेम की यहां पर बात हो रही है, इज रेलेवेंट। ओके, और ये जो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री है ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, तो ये कुछ पीटी के पॉइंट्स हैं जो सेक्शन के पार्ट में कंटेंट है। अब इसके अलावा आप एक बात और याद रखना, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 इज इरेबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 इज इरेबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।